नमस्कार। जब भी किसी साहित्यकार से यह पूछा जाता है कि वह साहित्य की रचना क्यों करता है, तो उसका उत्तर रहता है कि किसी भी घटना को शब्दों में बांधना या अपनी कल्पना की उड़ान को शब्दों में पिरोना उसे अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक लक्ष्य भी रहता है और पुरस्कार इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक युवा साहित्यकार से, जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी की तरफ से 2024 में। हिना चौधरी। हिना जी, आपका एक्सर्टर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं शंभ जोड़ियाँ की रहने वाली हूँ। शंभ जोड़ियाँ, जहाँ पे जी चिनाब दरिया बहता है। हाँ जी, अखनूर में। जी। चिनाब की भूमि से, चिनाब के किनारे जितने भी कस्बे हुए, शहर हुए, जी, गांव हुए, वहाँ पर कई कलाकारों ने जन्म लिया, साहित्यकारों ने जन्म लिया और विश्व प्रसिद्ध हुए भी। तो अखनूर से भी काफ़ी साहित्यकार हमें मिले हैं डोगरी भाषा में। हाँ जी सर, डोगरी भाषा में अगर अखनूर के साहित्यकारों की बात की जाए तो उनमें मैं बताना चाहूँगी पद्मदेव निर्दोष जी, गोगाराम साथी जी, परमानंद अलमस्त। मतलब ये ऐसे साहित्य, अगर अब युवाओं साहित्यकार में देखा जाए तो राजेंद्र रांझा जी, ऐसे मतलब बहुत ही उत्कृष्ट कवि के रूप में जाने जाते हैं ये सभी। जी। और मुझे लगता है कि जो पद्मदेव सिंह निर्दोष हैं, उन्होंने तो चुनाव पे गाना भी लिखा होगा। जी, काफ़ी पॉपुलर गाना है वो। हाँ जी सर। तो जब हम साहित्य में ऐसे साहित्यकारों को, उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है हमें लिखने के लिए, जो हम जैसे युवाओं को लिखने के लिए प्रभावित करते हैं कि हम भी कुछ डोगरी भाषा के लिए कुछ करें, उनकी सेवा करें। जी। वास्तव में बात यह है कि अपने मनोभावों को व्यक्त करने की भाषा अगर है तो वो डोगरी है। जी। तो डोगरी आपका सब्जेक्ट भी रहा? जी स्कूल टाइम से। जी सर, मैं डोगरी की बात करूं तो डोगरी मैं 8th क्लास में थी तब। अच्छा। हमारा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था। ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था। जब भी डोगरी का सब्जेक्ट आता था वहाँ पे एक घर जैसा माहौल मतलब बन जाता। मातृभाषा है ना? मातृभाषा थी तो ऐसे लगता था हम स्कूल में नहीं बैठे, हम घर में बैठे हैं। बाकी तो जो सब्जेक्ट थे उनमें हिंदी में बात करनी पड़ती थी ना? हिंदी में, इंग्लिश में सर, निर्मला जैसा सब्जेक्ट होगा। जी जी, हाँ जी सर। तो 8th क्लास ही ऐसी क्लास थी जहाँ से मेरी डोगरी के साथ जुड़ने की जो है शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने 11th 12th में डोगरी सब्जेक्ट लिया। मुझे इतना मतलब डोगरी से लगाव हो गया, उस एक क्लास ने मुझे डोगरी के साथ इतना जोड़ा कि मैंने ये आगे कंटिन्यू रखा। उसमें मैं अभी PhD कर रही हूँ, नेट JRF सेट सब कुछ किया। तो जहाँ तक ये कविता लिखने की बात है तो सर ये मेरे को जो कविता कहते हैं मन की उपज होती है ना। तो मेरा घर का माहौल ऐसा था कि जब मैं छोटी थी, मेरा एक सत्संगी फैमिली मेरी जो है बैकग्राउंड है। तो मैं जब अपनी फैमिली को जब छोटे थे हम, तो आम बातें सुनते थे साईं बुल्ले शाह जी की, बाबा शेख फरीद जी की, मीराबाई की। मतलब ये मुझे ऐसा माहौल, हाँ जी, सूफियाना, तो घर का माहौल भी सूफियाना ही समझिए। हाँ जी। तो जैसे जैसे बड़ी हुई मेरे अंदर उस मालिक को जानने की कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे पता चला, मैं उस सच से रूबरू हुई, वाकिफ़ हुई, तो मुझे लगा कि मैं तो इस सच से वाकिफ़ हो गई हूँ, बट ये मैं आम पाठक को कैसे समझाऊँ। तो मेरे पास कोई मतलब एक कहते हैं जरिया नहीं था, है ना, सिवाय कविता के। तो फिर कोरोना टाइम ऐसा टाइम था सर जब हर कोई फ्री था, सोशल मीडिया जो था वो जोश शोर पे था। कहीं मतलब किसी ना किसी का टैलेंट जो था वो किसी न किसी तरीके से, जिसने कभी जिंदगी में खाना नहीं बनाया, हाँ, उसने कितनी डिशेस बना के परोसी हैं कोरोना। जी जी, है ना। तो मेरा भी शुरुआत जो है सोशल मीडिया से ही हुई। मैंने एक, तो कोरोना को क्रेडिट दिया जाए? बिल्कुल। कोरोना जो था, कहते हैं ना कोई विपदा जब आती है तो वो कुछ ना कुछ सिखा जाती है ना, अच्छा ले आती है। तो कोरोना ने मुझे ये मेरी किताब दी। तो मैं बता रही हूँ, जब मैंने वो मेरी छोटी सी कविता थी, डोगरी संस्था एक रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो डोगरी के लिए लगातार काम कर रही है। मैं दर्शकों के साथ एक बात साझी कर दूं कि जिस संस्था का इन्होंने जिक्र किया है वह सन 1944 से लगातार साहित्य को प्रमोट कर रही है, डोगरी साहित्य को प्रमोट कर रही है
और डोगरी साहित्य के माध्यम से डुग्गर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, उसे और प्रचार और प्रसार देने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। और जब कोरोना काल था तो डोगरी संस्था ने एक बहुत बड़ा एक स्टेप लिया, व्हाट्सएप कवि गोष्ठी। जी, मैंने भी सर उसी में अपनी छोटी सी कविता थी मेरी 28 शब्दों की और 2-2 शब्दों की पूरी वो जो थी लाइन थी, मैंने जैसे वो डाली मेरे को थोड़ी हेजिटेशन थी, क्योंकि जब कोई नया नया लिखता है तो जाहिर है अंदर थोड़ी डर रहता है ना, क्योंकि उस ग्रुप में बहुत महान बड़े बड़े साहित्यकार हैं। मैंने जैसे डाली मैंने डिलीट कर दी। वो जो ग्रुप के प्रधान थे प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी, उन्होंने वो मेरी कविता पढ़ ली थी। मैंने जैसे डिलीट करी उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करा, वो डिलीट फॉर यू हुआ ना, उन्होंने पढ़ ली थी। उन्होंने पढ़ ली, वो उन्होंने पर्सनली मैसेज करा कि हिना अब ये पोएम फिर से कविता जो डालो। मैं थोड़ी, मुझे डर लगा, मैंने बोला सर नहीं, मेरी कविता ऐसे ही है, थोड़ी छोटी सी है, वहाँ साहित्यकारों की बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, है ना, तो मैं थोड़ी डर रही थी। तो बोलते नहीं तू डाल, मैंने डाल दी। और जब मैंने उनका रिस्पांस देखा, ह्यूमन नेचर है, जब आपको शाबाशी मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, विशेषकर युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर उनको प्रोत्साहन मिलेगा तो वो एक कदम उठाया तो आगे 10 कदम उठाएंगे। अगर उसमें कहीं कमी पेशी है भी है तो वक्त गुजरने के साथ उसमें सुधार किया जा सकता है। हाँ जी, जैसे जैसे वो पढ़ेगा बाकी साहित्य को, या मतलब जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं उनको सुनेगा, तो कहीं ना कहीं वो खुद ही इम्प्रूवमेंट जो है उसमें आनी शुरू हो जाती है। तो वही दौर था, शुरुआत जो थी मेरी व्हाट्सएप ग्रुप से हुई। आप बड़ी लकी हैं, क्योंकि आमतौर पर जितने भी बड़े बड़े साहित्यकार डोगरी भाषा में हुए हैं उनकी शुरुआत डोगरी संस्था से ही हुई। जी। चाहे वो व्हाट्सएप गोष्ठी तब नहीं हुआ करती थी, तब तो मुशायरे हुआ करते थे, तो संस्था का बहुत बड़ा क्रेडिट है इसमें। जी। तो आपकी फिर पहली किताब इसमें ये जो पब्लिश हुई है जी, ये दर्शकों के साथ साझी करना चाहेंगे आप? जी। एक रंग तेरे रंगे क्या, इसी पे हिना चौधरी को युवा पुरस्कार देंगे। जी मैं चाहूँगा आप दर्शकों के साथ थोड़ी सी 1-2 कविता साझी। हाँ जी सर, ज़रूर। मैं आपके सामने इनकी कविताओं में आपको सूफियाना रंग मिलेगा, आध्यात्म रंग मिलेगा, और इन्होंने पहले ही ये चीज़ साफ कर दी है कि घर में सत्संगी माहौल था तो इसकी विचारधारा में भी कहीं ना कहीं वो इनपुट रहेगा। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, मेरी जो कविता मैं अभी जो पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है रमज़े इश्क। रमज़े इश्क जल्दी डोगरी बिल्कुल उसमें क्या, क्योंकि डोगरी में ही आपको युवा पुरस्कार मिला है, तो किताब डोगरी में ही है, कविता भी डोगरी में। नहीं हूँ अल्लाह बिच मसीता, नहीं हूँ अल्लाह बिच मसीता, नहीं हूँ लबना बिच कनीता, अंदर तेरा दलदल परिया, अंदर तेरा दलदल परिया, मंदिर तेरा शल शल करिया, बंदिया कीता मेरा मेरा, बंदिया कीता मेरा मेरा, नानक कीता तेरा तेरा, बुल्ला नचिया बिच चगाना, बुल्ला नचिया बिच चगाना, तू है गजिया जाई शमाना, तुम्बा बईया नहीं फड़िया, तुम्बा बईया नहीं फड़िया, तार लिया नहीं कड़िया, मुकी 84 मिलिया मौका, मुकी 84 मिलिया मौका, इश्के यार मनाना औखा, यार दीवानी उसने मानी, यार दीवानी उसने मानी, रमज़े इश्क जिसने जानी। वाह क्या बात है, शुक्रिया सर। बहुत सूफियाना रंग से ओत-प्रोत कविता, और इतनी छोटी उम्र में आमतौर पर लोग जो कवि बनते हैं या कवित्री बनती हैं रोमांस की तरफ ज़्यादा रुझान रखती हैं, तो रुझान यहाँ पर रोमांस है लेकिन ऊपर वाले के साथ। जी, तो 1-2 और कविता आप करेंगे किसी और रंग में? सर मैं किसी और रंग में, सर मैंने ज़्यादातर आपकी कविताएं सूफियाना ही लिखी हैं, पर बहुत अच्छी है। मैं सर डुग्गर देश पे भी लिखी है एक। उचियां पाखां रंगले बेस, तारे बसता डुग्गर देश, इस देसै दी मिठड़ी बोली, अंबे कन्नै मिश्री कोली, सुनिए जिसकी जा कलेश, उचियां पाखां रंगले बेस, तारे बसता डुग्गर देश, चढ़दा सूरज मत्था टेकै,
तविया कन्नै हसदा खेढै, काली धोंदी जित्थै केस, उच्चियां भाखां रंगले बेस, तारें बसदा डुग्गर देस। रोंगली बारै उछड़ै प्हाड़ै, रोंगली बारै उछड़े प्हाड़ै, फुम्मनी लब्भै थारै थारै, गोरी नच्चै पाई पलेस, उच्चियां भाखां रंगले बेस, तारें बसदा डुग्गर देस। गर्भै अंदर देवी बसाई, वैष्णो माता, गर्भै अंदर देवी बसाई, पहाड़ बैठे पैरा लाई, कुदरत बैठी पाइयै खेस, उच्चियां भाखां रंगले बेस, तारें बसदा डुग्गर देश। छल चना दे मीत मलांदे, सोनी बीती गीत सनांदे, छल चना दे मीत मलांदे, सोनी बीती गीत सनांदे, बगदे नाड़ू रेसो रेस, उच्चियां भाखां रंगले बेस, तारें बसदा डुग्गर देस। कंडियै टकियै चढ़दी नार, रखदी राखी अंदर बार, कंडियै टकियै चढ़दी नार, रखदी राखी अंदर बार, बरते नत्तें भरी बरेस, उच्चियां भाखां रंगले बेस, तारें बसदा डुग्गर देस। मिट्टी इसदी राग सनांदी, वीरें दी एह् गाथा गांदी, मिट्टी इसदी राग सनांदी, वीरें दी एह् गाथा गांदी, जीतो डीडो दा एह् देस, जीतो डीडो दा एह् देस, उच्चियां भाखां रंगले बेस, तारें बसदा डुग्गर देस। क्या बात है। शुक्रिया सर। ये कविता जो है वही अपने आप में साबित करती है कि इस किताब में जितनी भी कविताएं हैं वो क्या रंग लिए होंगी। पर आपने एक ही कविता में जहाँ पे डुग्गर प्रदेश का जिक्र किया, वहाँ तभी का भी जिक्र किया, फिर आपने उसमें चुनाव उसका भी जिक्र किया, ज़रूरी था, आप वहाँ से रहने वाली हैं। तो उसके बाद आपने बाबा जित्तो का जिक्र किया, मियाँ डिड्डो का जिक्र किया, फुम्मनियों का जिक्र किया। फुम्मनियाँ लोक नृत्य है, लोग जो है वो भूलते जा रहे हैं अपनी विरासत को, लेकिन फुम्मनियाँ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ डुग्गर प्रदेश। तो ये भी आप समझते हैं कि ये दायित्व रहता है कवि का, कवित्री का, साहित्य का, जो भी हो, किसी भी विधा में लिख रहा हो, उसका ये दायित्व रहता है कि अपने शब्दों के माध्यम से अपनी विरासत को सहेजने का प्रयास करें। जैसा कि आपने मैं इस कविता में जितने भी शब्द इस्तेमाल किए वो अपनी संस्कृति के साथ जुड़े नजर आए। कभी गज़ल लिखने की कोशिश की आपने? नहीं सर, अभी गज़ल लिखने की कोशिश तो नहीं की, क्योंकि उसमें बैर शुरुआत गज़ल से करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर कुछ जो युवा साहित्यकार हैं उन्होंने बड़ी जल्दी जब गज़ल लिखने की कोशिश की तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, वरिष्ठ साहित्यकार कह लीजिए, या जिनको थोड़ा सा नॉलेज रहता है जी, वह प्रोत्साहन देने के बजाय हतोत्साही ज़्यादा करते हैं। वही बात आ गई कि इसमें भैर नहीं है, इसमें रदीफ नहीं है, जी। पता नहीं कितने उसमें वो रहते हैं ना। हाँ जी। तो बंदिशों में वो चीज़ लिखनी पड़ती है। जी जी। आप समझते हैं कि शुरुआत में ही इतना हतोत्साहित करना किसी को अच्छी बात है? सर, आलोचना करो ऐसी बात नहीं है, आलोचना से ही किसी रचना में कृति जो है वो निखर के सामने आती है। पर कोई अगर शुरुआत कर रहा है तो उसको इतना भी डिसअपॉइंट नहीं करो कि वो एक कदम जो आगे बढ़ाने के बजाय वो पीछा कर दे। आपको लगता है कि डुग्गर भाषा, डुग्गर प्रदेश में, डोगरी साहित्य में कुछ आलोचक ऐसे हैं? वो सर कभी सामना हुआ? बहुत बार हुआ है सर। हुआ है सर। लेकिन उनको अभी ये रिस्पांस मिल गया कि अगर युवा साहित्यकार को युवा साहित्य का पुरस्कार मिलता है और राष्ट्रीय स्तर पे जी, तो उसकी कृति में वो चीज़ रहती है फिर, जिसे सराहा जाता है। और कोई भी पुरस्कार प्राप्त करना, विशेषकर राष्ट्रीय स्तर पर, इतना आसान नहीं रहता जी। इसमें डिफरेंट फेजेस रहती हैं, स्टेप्स हैं, हर स्टेप को आपको उस आग के दरिया को पार करना पड़ता है। बिल्कुल जी। फिर जाकर आप वहाँ तक पहुँचते हैं जी। कंपटीशन बहुत है सर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। ये एक किताब को मिला है और कंपटीशन में 3-4 किताबें थी, मतलब 3 लास्ट स्टेप तक जी। लास्ट स्टेप, उससे पहले ग्राउंड लिस्ट बनती है, उसमें ढेरों किताबें होती हैं। ग्राउंड लिस्ट के बाद 3 और स्टेप्स हैं, उसके बाद जाके ज्यूरी के पास किताब जाती है जी। और ज्यूरी फिर आपकी कोई रिश्तेदार नहीं होती वहाँ पे। वहाँ पे आपकी किताब बोलती है जी सर। तो फिर चाहिए कि युवा साहित्यकारों को प्रमोशन देने के लिए, जैसे डोगरी संस्था ने
प्रोफेसर ललित मेहगोत्रा जी ने आपको जी। प्रोत्साहित किया, जी तो बाकी जो युवा साहित्यकार हैं उनको भी प्रमोशन वैसा मिलना चाहिए बिल्कुल कि मिलना वो चाहिए सर। हतोत्साहित ये ना हो कि दोबारा लिखना ही बंद कर दें। जी सर, मैंने सर बहुत देखे हैं जो लिखते बहुत अच्छे हैं, बट भाव जो हैं उनके बहुत सशक्त हैं, अच्छा लिखते हैं, पर कहीं ना कहीं ये जो क्रिटिसिज्म है, आलोचना जो है वो इतनी ज़्यादा हद तक हो जाती है, व्यक्तिगत भी हो जाता है। व्यक्तिगत भी हो जाती है, वो बेचारे लिखने के बजाय निराश होके लिखना ही बंद कर देते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे कई साहित्यकार जो उभरने से पहले ही उनका जो है वो अस्तित्व खो की जाता बात है, करते हैं कि अस्तित्व उनका खत्म हो जाता है जी। अभी आप क्या सोच रहे हैं कि जैसे युवा साहित्यकार जो अभी साहित्य सृजन कर रहे हैं, तो आपकी एज ग्रुप में है सारे, जी आपके जाने पहचाने भी होंगे, हाँ जी सर। तो क्या स्तर नजर आते हैं आपको? सर भाव कोई भी अगर अपने अभिव्यक्त कर रहा है तो भाव बहुत अच्छे हैं, पर मैं युवा साहित्यकारों को ये बोलना चाहती हूँ, भाव के साथ साथ अगर वो वरिष्ठ साहित्यकारों का साहित्य पढ़ें, मतलब जो हमारे सीनियर साहित्यकार हैं जिनकी रचनाओं को हम साहित्य में पढ़ते आ रहे हैं, उनसे भी कुछ सीखें, गाइडेंस लें किसी से, तो वो जो उनकी रचना है वो अलग ही निखर के सामने आएगी, भाव के साथ प्लस वो जो लिखने का तरीका, हाँ वो शब्दों का जो जाल बुना जाता है जी वो बेहतर हो जाता है। जी जी जी। तो आप पीएचडी किस में कर रही हैं? सर मैं डॉक्टर संदीप दुबे जी मेरे गाइड हैं, मैं भाषा विज्ञान में पीएचडी। भाषा विज्ञान तो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। जी जी सर, जिसकी बहुत ज़रूरत है इसमें। बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी डोगरी में अगर आप देखो तो साहित्य पे बहुत काम हुए हैं, नारी पे देख लो, कविता इस पे, नारी विमर्श, कहानी विधा पे, नाटक पे, कविता पे, क्या बोलते हैं इसको, उपन्यास पे बहुत काम हुए हैं, पर भाषा विज्ञान जो है हमारे बहुत कम काम हुआ है। हमारी डोगरी भाषा में भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी भाषा जो है ये खजानों से भरी हुई है सर। इसमें आप देखोगे, मतलब आप भाषा का छोटा सा भी पहलू ले लोगे तो उसमें भी कई विशेषताएं जो है आपको देखने को मिलेगी। हिंदी पे बहुत काम हो चुका है, उस पे काम करने की ज़रूरत है नहीं है, वो नहीं, मैं वो अलग से आ गई, पर ये हमारी अपनी जो मातृभाषा है, हाँ जी, इस पर तो कार्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप सही बोल रहे हैं, बहुत कम लोगों ने इसमें कार्य किया। जी जी, मुझे लगता है वीना गुप्ता मैम के बाद जी डॉक्टर संदीप दुबे जी सर, उनके बाद आप तो कुछ एक आध और लोगों ने इस पे कार्य किया होगा। बीना मैम जी जो हैं सर, उनका डोगरी में कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने तो पूरी लाइफ ही कंट्रीब्यूट कर दी है डोगरी को। इसीलिए प्रोफेसर वीना गुप्ता मैम को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डोगरी कहा जाता है। जी जी, तो उनसे सीखने की बहुत आवश्यकता है जी। तो भाषा विज्ञान पे कार्य कर, मुझे लगता है कि भाषा विज्ञान का नॉलेज होना आपको बेहतर साहित्यकार भी बनाता है। बिल्कुल सर, क्योंकि भाषा का प्रॉपर प्रयोग वहीं से तो आदमी सीखता है। किसी भी भाषा की नींव जो है वो ग्रामर पे टिकी है। अगर जिस इंसान को जिस भी भाषा की ग्रामर आती है, किसी भी भाषा की, तो उस भाषा का वो एक अच्छा जानकार ज्ञाता होगा, तो वो अगर जितना अच्छा वो उस भाषा को जान पाएगा उतना ही अच्छा वो उस भाषा में लिख पाएगा। जी। तो एक और मांग उभरती है बीच बीच में टाकरी भाषा को लेकर। जी। टाकरी भाषा को अगर हम आज अडॉप्ट करें, जी, क्योंकि हम लोगों ने देवनागरी लिपि को अपना लिया है, जी, हमारा जितना भी लिखित साहित्य है तो सारा देवनागरी लिपि में है। जी। कुछ बीच में लोग उठते हैं, कहते हैं कि टाकरी को रिवाइव करो, टाकरी को रिवाइव करो। टाकरी को क्या आपके ख्याल में रिवाइव करने का मतलब ये है कि उसको एक क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर सहेज कर रखा जाए और साहित्य तो देवनागरी में ही लिखा जाए? साहित्य तो सर देवनागरी में ही लिखा जा रहा है। ये है कि टाकरी जो है वो हमारी भाषा की पहचान है। जैसे पंजाबियों के गुरमुखी है, वैसे ही अगर हम डोगरी की बात करें तो हमारी डोगरी की अपना जो वजूद है वो उसी टाकरी से हमें मिलता है, तो उसे संजो के रखने की ज़रूरत भी है। मैं ये नहीं बोलती कि ना करो, पर ये है कि मतलब टकराव नहीं होना चाहिए, और ये है कि अगर उनको पूरी तरह से अगर हम पढ़ें भी तो कौन ये जो थोड़ा बाकियों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हम तो पढ़ते हैं, एमए वाले तो पढ़ते हैं, मगर आप अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड पे देखो तो बच्चा जो है वो बहुत सी क्योंकि शोध करने की बहुत आवश्यकता है। टाकरी को उस लेवल पर ले जाने के लिए
वो शोध की भी आवश्यकता है जी जी जो होना चाहिए, लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर उसे बचाने के लिए जी जो देवनागरी के साथ टकराव है उसको नहीं करना चाहिए, जी, क्योंकि वो आपका अपनी साहित्य जगह भी शून्य पे आ जाएगा। जी 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 जी, हमारे साहित्य की कोई वैल्यू नहीं रहेगी नहीं सर, रहेगी। फिर वो तो सारा गया जब अगर हम टाकरी में वो करेंगे, बिल्कुल, वो बिल्कुल। दोबारा से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो वही लेकिन- जीरो पे आ जाएंगे ना। जी तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ से और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जी। पीछे जाने की आवश्यकता नहीं जी। है। उस भाषा को, लिपि को सिर्फ एक क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर सहेज कर रखने की जरूरत है, आवश्यकता को पूरा भी किया जाना चाहिए। अपनी पहचान के लिए जरूरत है। जरूरत जी उम्मीद करेंगे मैम आप ढेरों किताबें भविष्य में भी दें, डोगरी साहित्य को शुक्रिया अलग सर। अलग विधाओं में दें। आप एक्सेटर स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से धन्यवाद सर। युवा पुरस्कार मिलने पर बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी हिना चौधरी से। उन्होंने कहा कि अपनी जो मूल लिपि है, भाषा है, टाकरी है, उसे संजो कर रखने की आवश्यकता है, लेकिन लिखित साहित्य की बात की जाए तो देवनागरी के साथ टकराव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको शुरुआत से ही सब कुछ करना है जो संभव नहीं है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।